in my friends. So today we are talk about the one of the biggest misconception in Indian society, which is Varna Vyavastha versus caste system. How did a simple, flexible, or skill-based Varna Vyavastha turns into the 3000 caste and approx 25 subcastes, and unfortunately into a toxic discrimination where our scriptures misunderstood, and how did we inherit a system that never actually exist in anywhere? क्या वेदों ने कास्ट सिस्टम को बनाया? ब्रिटिश ने क्या किया? मुगलों ने क्या किया? और डिस्क्रिमिनेशन कैसे फैला? और हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जो कि किसी भी राष्ट्र को विज्ञान, कला, मेडिसिन और सभ्यता, शस्त्र को डेवलप करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था, जो कि पूरी तरह साइकोलॉजिकल थी, नॉट बट बायोलॉजिकल। चलिए जानते हैं सनातन के सबसे पुराने ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर से, जो कि वेदों को माना जाता है। तो वेदों में भी 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसमें भी ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में 10.9.12 में लिखा होता है कि ब्रह्मानो आश्य मुखाशम असित बाहुर रजत कर्ता उरु ताडाश्य याद वैश्य पाद्यमु सुरुदो अजाता, जो कि एक बेसिकली किसी एक निराकार ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ब्रह्म के मुंह से ब्राह्मण को रिप्रेजेंट किया गया और ब्रह्म की भुजाओं से क्षत्रिय को रिप्रेजेंट किया गया है, उसी ब्रह्म की जंघा से वैश्य को रिप्रेजेंट किया गया है और उसी के होठ से, पैर से शूद्र को रिप्रेजेंट किया गया। बेसिकली कर्म को, किसी भी कर्म को 4 तरीके से किया जाता है। जैसे कि कोई कर्म दिमाग से ज़्यादा होता है, जो कि ब्राह्मण करते थे ज़्यादा, और किसी कर्म को हाथ या पैर से ज़्यादा किया जाता है, जो कि क्षत्रिय करते थे, और किसी कर्म को स्थायी रहकर किया जाता है, जो कि शूद्र करते थे, और किसी कर्म को गतिशील यानी कि व्यापार टाइम तो वे वैसे करते थे। तो इसीलिए 4 वर्णावस्थाएँ दी गई बेसिकली, क्योंकि वेद और उपनिषद ये सब अद्वैत और निराकार प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये सब एक सिंबल होते थे। लाइक माउथ से जो रिप्रेजेंट किए गए ब्राह्मण, वे था जो नॉलेज और स्पीच, टीचिंग, प्रेयर, कॉन्शियसनेस निकलते हैं, वो चेहरे को रिप्रेजेंट करती है। और जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वे स्ट्रेंथ, भुजाओं को रिप्रेजेंट करती है। और जो सोसाइटी को सपोर्ट, मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए जो रहते थे, बॉडी स्ट्रेंथ, जो कि जंगा को रिप्रेजेंट करती है। और फिट सपोर्ट लाइक होल बॉडी, फुट सपोर्ट होल बॉडी, जो कि सर्विस और लेबरिंग का काम करते थे, सपोर्ट द एंटायर सोशल स्ट्रक्चर। तो वे शूद्र कहलाए जाते थे। तो अब देखते हैं कि गीता के 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा होता है कि चतुर्वर्ण्यम माँ सिस्टम गुणा कर्मा विभाग सा, कि 4 वर्णावस्थाएं दी, जो कि गुण और कर्म के आधार पे थी, नॉट बाय द बर्थ। फिर महाभारत में भी हम देखते हैं कि महाभारत में अनुशासन पर्वा, जो कि 14.3 श्लोक में 0.50, जत्य ब्राह्मण शूद्रो व पुरुषो न विशेषतः कर्माण ब्राह्मण क्षेत्र शूद्रसु कर्माणु भावेतर। ये श्लोक का अर्थ है, कोई भी जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि वो ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय बनेगा। ये महाभारत के एक श्लोक में दिया गया है। वर्ण को डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है कि गुण और कर्म के हिसाब से बांटा गया था, जबकि नॉट बाय द बर्थ। और फिर अभी आप सोचते होंगे कि 3000 जाति और 2500 सब जाति कैसे आई, तो वो सब देखते हैं। एक इतनी सुंदर व्यवस्था जिसका नाम वर्ण व्यवस्था था, तो इतनी सुंदर व्यवस्था ने जातीय व्यवस्था का रूप लेना स्टार्ट कर दिया।
और जाति फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मेन रीज़न जातियों का ये था कि ऑक्यूपेशन बेस्ड और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ट्राइबल इंटीग्रेशन, जो आदिवासी लोग थे वे अलग रहने लगे, उनका कास्ट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गए, फिर उन्हें एक नाम दे दिया गया सेट ऑफ। ऑक्यूपेशनल बेस्ड स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है कि जैसे कि लाहौर, सुनार, कुमार, तो उनका जो ऑक्यूपेशंस था, जो वे कार्य करते थे, तो उनके बेस्ड आने वाली जनरेशन को नाम दे दिया गया, या फिर उनके थ्रू ही कि लाहौर, जैसे कि लोहार है तो कोई लोहे का काम करता है तो उसे लोहार के नाम से जाना जाएगा। सुनार कोई सोने का कार्य करता है तो उसे सुनार के नाम से जाना जाएगा। कुम्हार जो कोई कुल्हड़ वगैरह बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो उन्हें कुम्हार एक सब टाइटल दे दिया गया, उसे फिर कास्ट का नाम दे दिया गया। जैसे कि नैल, तेली और बालियान, मतलब ये सब ऑक्यूपेशनल बेस्ड नाम थे, न कि कोई जाति का। हाँ, ऑक्यूपेशनल बेस्ड थे, और रीजनल, रूरल और किंगडम जो थे ये भी जाति, मतलब ये भी फॉर्मेशन ऑफ कास्ट थी। और बस धीरे धीरे ये सब लोकल कम्युनिटीज जो थी वो जाति बनने लगी। और डिस्क्रिमिनेशन का फिर अब जाति तो बनती थी, बट जब तक कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इतना, फिर धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, क्योंकि व्यवसाय तो इतना ही था, सेम कर्म था। और लेकिन अब धीरे धीरे कर्म तो वही रह गया, लेकिन ऑक्यूपेशन बढ़ने लगे, तो अब धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन का जन्म होता है। जो कि अब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों आया, क्योंकि पहले कोई डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं था। अब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों आया, चलो देखते हैं। अब आती है वो लेयर जहाँ कास्ट, हायरार्की और रेस्ट्रिक्शन शुरू होते हैं, जो कि धर्मसूत्र और स्मृतिज में। ये बुक कोई वैदिक स्क्रिप्चर नहीं थे, ये बुक काइंड ऑफ लॉज बुक थे, जो कि सोशल और पॉलिटिकल गाइडलाइन को रिप्रेजेंट करते थे। और इनमें से भी एक मनुस्मृति, जिसमें कि यहाँ तक कहा गया था कि अगर ब्राह्मण कोई शूद्र वगैरह को मार भी देंगे तब भी कोई पाप नहीं चढ़ेगा। शूद्र अगर वेद सुन लेंगे तो उनके मुंह पे मारना। ये सब बातें जो कि डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा रीज़न बनी। एक इतना तक होता था कि शूद्र अपने पीछे झाड़ू बांध करके चलते थे, जिससे कि उनके पैर के निशान भी मतलब ज़मीन पर ना पड़े। और किसी पूजा पूजा पाठ में भी उन पर रोकथाम लगाई गई कि ये शूद्र और वैश्य ये सब मतलब किसी टेम्पल में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आरती नहीं कर सकते। इतना सब कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ सेट ऑफ ब्राह्मणों ने ये स्मृति और धर्मसूत्र बनाए। इनके रीज़न यही था, इनका मेन रीज़न यही था कि अपनी संस्कृति को बनाए रखें, जो कि एक रूढ़िवादी सोच थी ब्राह्मणों की। तो यही था कि वैदिक, ये मनुस्मृति और धर्मसूत्र ये सब कोई वैदिक पीरियड में बनाए, वैदिक पीरियड की ग्रंथ नहीं है, कोई हिंदुइज्म ग्रंथ नहीं है, ये एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक लॉज बुक है, जो कि पॉलिटिकल। क्योंकि फिर उसके बाद खुद मनुस्मृति कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, क्योंकि उसके बाद मनुस्मृति में श्लोक नंबर 10 और 65 में लिखा होता है कि कर्म से वर्ण बदल सकते हैं। तो मनुस्मृति भी खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। इससे पता चलता है कि मनुस्मृति मल्टीपल ऑथर्स के थ्रू लिखी गई, मल्टीपल एजेंडाज थे और पॉलिटिकल रीजंस थे। तो अब मनुस्मृति के आने के बाद रिजिडनेस हो गई कि एक मतलब डिफरेंस कर दिया गया कि ये सेट ऑफ पीपल्स ये करेंगे, ये सेट ऑफ पीपल्स ये करेंगे। इंटरकास्ट मैरिज भी रुक गई, और ब्राह्मण जो भी सो कॉल्ड कथाकथित ब्राह्मण थे, तो उन लोगों के थ्रू ये बनाए गए थे रूल्स रेगुलेशंस कि अगर कोई ग्रंथ पढ़ेगा तो वो भी गलत होगा, कोई शूद्र वैश्य पूजा पाठ करेगा वो भी गलत होगा, और कोई भी किसी ब्राह्मण या फिर किसी बड़ी वर्ण का कोई छोटी वर्ण का कोई बड़ी वर्ण का कार्य करेगा वो भी गलत होगा। तो ये सब रिजिडनेस बना दिया गया, जो कि उनका एक अपना पर्सनल हित था उसके पीछे, कि हमारे जो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जो थे, तो इनका एक पर्सनल हित था कि हमारी जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें कोई और आके ना घुसे। हम अपने आप को ब्रह्म के मुंह से निकला हुआ मानते हैं, और ये आकर के शूद्र हमें से अनटचेबिलिटी फैलने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक बढ़ने लगा। तो उसके बाद एक बुक जो कि पीवी कामकार जी ने लिखी थी,
हिस्टोरियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जाति का रीज़न ऑक्यूपेशन रिलेटेड था। बस उनके ऑक्यूपेशन जो भी उनके काम करते थे उस काम को उन्हें सर नेम के नाम से जाना जाने लगा, उसे ही जाति बोल दिया गया। तो अब उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ने लगा तो उसके बाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक अद्वैत का प्रिंसिपल दिया और कहा, एक मैसेज दिया समाज में कि किसी को भी उसके कर्म और गुण आधारित माना जाए, किसी को भी जाना जाए, और न कि उसकी किसी जाति या फिर बाय बर्थ। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया और यही कहा कि वर्ण व्यवस्था इज ए साइकोलॉजिकल नॉट बाय बायोलॉजिकल। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश का क्या था, वे सिंपल डिवाइड एंड वही था कि वोट डालो और राज करो। और फिर उसके बाद वोट डालने का एक सबसे अच्छा था कि उन्होंने जाति को एक सरनेम के नाम से फिक्स कर दिया कि तुम्हें जो भी फैसिलिटीज मिलती थी उस टाइम पे। अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य के मैसेज के बाद भी ब्रिटिश एरा आया और उसमें कास्ट बिकम ए प्रीशन। उन्होंने कहा अब सबसे डेंजरस ट्विस्ट आता है जो कि ब्रिटिश ने कास्ट को परमानेंट कर दिया। 1871 सेंसस में सबको कास्ट लिखना कंपलसरी कर दिया और एक एच रिस्ले जो कि ब्रिटिशियन था उसने कास्ट को एक रेस बना दिया। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसे एक्ट लाने लगे, मार्शल रेस थ्योरी, जाति को बोर्न क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब ब्रिटिश ने क्या किया, उन जाति को कंपलसरी कर दिया जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन रिजिड हो गया। अब वो मतलब डॉक्यूमेंट्स की वजह से लोग मतलब उसके जो भी वो ऑक्यूपेशन था उससे शूद्र वैश्य और ब्राह्मण इन सब में डिस्क्रिमिनेशन पहले ही था, मानसिक लेवल पे तो पहले ही था। और चेंज करने की भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी चेंज करने की बहुत कोशिश की। सबसे बड़ी बात जो कबीर जी थे उन्होंने भी जातिवाद पे बहुत बड़ा कटाक्ष किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो जिसका उसमें हित था, कुछ कथाकथित ब्राह्मण थे जो जिनका उसमें हित था, तो वे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद भी और फिर ब्रिटिश ने भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर जो जाति पहले फ्लेक्सिबल थी अब ब्रिटिश फिल्म में परमानेंट आइडेंटिटी बन गई। अब देखते हैं कि ब्रिटिश के बाद एक ब्रिटिश ने रिजिड सिस्टम बना दिया और उसके बाद देखते हैं कि ये टॉक्सिसिटी कैसे बनी, ये कितनी अच्छी वर्ण व्यवस्था उसे जाति में कन्वर्जन देख लिया। अब जाति से रिजिडनेस देख लिया सिस्टम में, और सिस्टम रिजिडनेस के बाद अब देखते हैं कि सोसाइटी में टॉक्सिसिटी कैसे फैलती है, फैलनी स्टार्ट हो गई। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था मैरिज प्रेशर, क्योंकि कुछ जो भी ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय थे जिनका उसमें हित था कि हम वैश्य या फिर शूद्र से शादी नहीं करा सकते, अपने बच्चों की नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें उनका हित था। उन्हें लगता था कि ये जाति व्यवस्था जो थी ये उनकी जो बाई बर्थ मतलब लैक ऑफ नॉलेज थी, ये मैरिज प्रेशर था। फिर पॉलिटिकल वोट्स बैंक, अब बिहार में हो क्या रहा था, बिहार में पॉलिटिकल अपने वोट बैंक के लिए जातीय व्यवस्था को बढ़ावा देते थे, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते थे। और रिजर्वेशन डिबेट्स एक टाइम पे अच्छी सही भी थी कि रिजर्वेशन देने का एक रीज़न था कि कुछ B.R. अम्बेडकर जैसे लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन लाए, उन्होंने कुछ बेस देखा होगा सोसाइटी में कि किस तरीके से क्या रूप डिस्क्रिमिनेशन ने ले लिया है, तब जाकर के रिजर्वेशन का रिजर्वेशन आया। पंचायती रूल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न था। और ऑनर किलिंग, सोशल मीडिया हेट का एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा रीज़न था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हमारी इकोनॉमी किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय से के बराबर है तो वे हमारे आसपास आना चाहेंगे और मतलब हमारे से रिलेशन बनाना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वे हमसे दूर जाएंगे। तो इकोनॉमी भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसके रीज़न। देखो अभी तक हमने देखा कि
वेद ने कास्ट सिस्टम नहीं बनाया, वेदों में कास्ट सिस्टम, उस उपनिषदों में कास्ट सिस्टम नहीं था। गीता ने बर्थ बेस्ड कास्ट रिजेक्ट किया है, और महाभारत ने बोला है कि कर्म और गुण और कर्म से डिसाइड होगा कि कौन क्या है, न कि बाय बर्थ। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न था सोशल और पॉलिटिकल, कुछ कॉलोनिकल क्रिएशन भी थे, ऐसे नहीं कि कॉलोनिकल क्रिएशन नहीं भी थे। तो ये सब थे। अब देखते हैं कि हम कैसे उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कुछ महान ब्राह्मणों ने, जो कि सच में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे। ब्राह्मण का बेसिक यही है, ब्राह्मण वो है जिसने अपनी इंद्रियों को निर्मल कर लिया हो, भेदभाव मिटा दिया हो, वो बेसिकली, और ब्रह्म का ज्ञान भी रखता हो, ज्ञानी भी हो, एजुकेटेड भी हो, वो ब्राह्मण होता था। क्षत्रिय वो जो अपनी रक्षा करे, अपने समाज की रक्षा करे, वे क्षत्रिय कहलाए जाते थे। वैसे जो भी व्यापार वगैरह करते थे वे वैश्य थे। और जो भी मतलब एक बेस होता है, जो भी थोड़ा और नीचे वाला काम करते थे स्थिर रह करके, वे शूद्र माने जाते थे। तो अब देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छे ब्राह्मणों ने क्या क्या कार्य किए और हमें क्या सीखना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, वो देखते हैं। जहाँ कुछ कथाकथित ब्राह्मण डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा रीज़न बने, वहीं उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए स्वामी रामानंद जी जैसे ब्राह्मण आगे आए, और उन्होंने कबीर दास जी, जो कि जुलाहा बुनहार, जन्म से जुलाहा माने जाते हैं, कबीर दास जी को दीक्षा दी और एक मैसेज दिया सोसाइटी में कि कर्म से लोगों को जाना जाए, न कि उसके बर्थ से, जन्म से। और फिर महान ज्ञान योगी बने, अद्वैत संत बने। और फिर रविदास जी को भी रामानंद जी ने, जो कि रविदास जी तो चमार समुदाय से आते थे, तो उन्हें भी रामानंद जी ने गुरु दीक्षा दी और वे भी फिर उच्च संत बने। विदुर जो महाभारत में आए थे, वे शूद्र, जो भी मतलब शूद्र घराने में पैदा हुए थे, शूद्रपुत्र कहलाए जाते थे, उन्हें भी कुरुवंश के ब्राह्मण आचार्य ने दीक्षा देकर के मैसेज दिया कि कोई जन्म से नहीं, ज्ञान से ही ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य बन सकता है, शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। जो भी उसका कर्म और गुण होंगे उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा, धर्म और बुद्ध के प्रतीक बने। महर्षि वाल्मीकि को तो कौन नहीं जानता, एक रचना की, रामायण की रचना की, जो कि जंगल के शिकारी समुदाय से आते थे। उन्हें भी देवर्षि नारद जी ने दीक्षा दी और वे रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। सत्यकाम जबल एक उसमें उपनिषद में कहानी आती है जिसमें सत्यकाम जबल का नाम आता है, जिनकी माता दासी थी, उनकी कोई जाति नहीं थी, अज्ञात जाति थी। उन्हें भी ऋषि गौतम जी ने दीक्षा देकर के मैसेज दिया कि तुमने सत्य कहा है, तुम्हारी जात ही ब्रह्म है। मतलब जब इतने बड़े बड़े महर्षि, ब्राह्मण, ज्ञानी, बौद्धविद, ज्ञान युक्त, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ों को, भेदभाव को कम करना चाहते थे, कम कर भी रहे थे और कम करने का मैसेज सोसाइटी को दिया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब शूद्र माना जाता थे, लेकिन उन्हें भी एक सम्राट बनाया गया। उनका भी वैसे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बट वे ऐसे इतना अच्छा कार्य भी किया। और जब इतने बड़े बड़े महान ऋषि, चाणक्य जैसे ब्राह्मणों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ज्ञान को प्राथमिकता दी, तो हम लोग मतलब एज ए एजुकेटेड और अवेयरफुल लोग क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? कुछ लोग ठीक है अभी भी मानेंगे क्योंकि उनका हित है उस चीज़ में, क्योंकि वही है ना, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। या तो कहीं मतलब किसी कमरे में उजाला होगा या फिर रोशनी, या तो उजाला होगा या फिर वहाँ पे कोई उजाला ही नहीं होगा एकदम। वो ये ज्ञान एक दीपक के समान है, जिस भी कमरे में चला जाए या फिर किसी भी अंधेरे में चला जाए तो वहाँ उजाला ही करेगा। वैसे ही कहते हैं कि बी अवेयर, तो हम एक एजुकेटेड और अवेयर पर्सन होने के नाते यही है कि हमें भी इतने बड़े बड़े महान ऋषियों की तरह इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है जितना भी हो सके, क्योंकि लोगों का हित तो होता है, बट उससे थोड़ा ऊपर उठ करके अगर सोचे, तो विजडम थिंकिंग रखे, तो एवरीथिंग पॉसिबल। तो यही है कि इससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।